हाँ, जो चैप्टर 10 है ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का, अपन पढ़ रहे थे मानव बस्तियाँ, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसी का कंटिन्यू अपन आगे बढ़ेंगे। और आज अपन लेंगे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि जो गाँव के अंदर जो बस्तियाँ हैं, जो सेटलमेंट है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उनके वहाँ के लोगों को जीवन यापन करने के लिए। बहुत ईजी है, समझना भी चाहिए, कल को आप भी बड़े ऑफिसर बनोगे तो आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए गाँव के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और आपसे ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि विकासशील देशों में, विकासशील का मतलब डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया भी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इन विकासशील देशों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं, उन ग्रामीण बस्तियों की सबसे जो मेन दिक्कत है वो है जल आपूर्ति, ठीक है। जल आपूर्ति की सबसे बड़ी समस्या है, पानी प्रॉपर तरीके से सब जगह नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि सप्लाई वाटर रूरल सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज इज़ नॉट एक्वेट, बिल्कुल सब जगह नहीं पहुँच पा रहा। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो मतलब पहाड़ी इलाके जो हैं, और यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र जहाँ पर जो सूखा है ना, जहाँ पर पानी दूर दूर तक ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, उन निवासियों को पीने के पानी के लिए, पेयजल हेतु बहुत लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती है, बहुत दूर दूर से पानी लाने के लिए जाते हैं वो। और इसी वजह से, क्योंकि पानी गंदा मिलता है, वो नालियों से तालाब से पानी इकट्ठा होकर उस पानी को लाने जाते हैं, इस वजह से पानी से बीमारियाँ होती है, वाटर जनित, जल जनित जो बीमारियाँ हैं, हैज़ा, पीलिया, ये सब रोग उनको बेसिकली होते हैं। यानी कि पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेन्स एंड एरियाज हैव ए वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फिश ड्रिंकिंग वाटर, और वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू बी, नीचे लिखना थोड़ा ये नहीं आया था, तो टेंड टू बी एन कॉमन प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो पानी से होने वाले रोगों में आता है। दूसरा ये सबसे बड़ी समस्या है, अपन भी देखते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में या जब भी टाइम मिलता है इवनिंग में भी गाड़ी वाला आ जाता है, गाड़ी कचरे वाली गाड़ी आ जाती है, उसको अपन डाल देते हैं कचरा, वो लेके चले जाते हैं। और या फिर अपना जो शौचघर है, मतलब जो टॉयलेट हैं, उनसे जो गंदगी निकलती है वो नालों के जरिए निकल के बाहर चली जाती है, लेकिन वो सब जहाँ जाके स्टोर होते हैं कहीं ना कहीं जाके, उनको ख़त्म करने का अभी तक डेवलपिंग कंट्री में, जो विकासशील कंट्री है, उनमें को ख़त्म करने का कोई सिस्टम नहीं है। कचरा उठा के ले जाएंगे लेकिन उसको इकट्ठा करके कर देंगे, ढेर सा लगा पड़ा है, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है, लेकिन उसको अभी ख़त्म करने का, निस्तारण करने का अभी तक कोई सिस्टम नहीं आया है, ये भी एक समस्या है। शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएँ, मतलब कि द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज, ठीक है, डिस्पोजल फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं आई है, उनको ख़त्म करने की नहीं आई है, कोज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस वजह से जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती है। 2 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने। तीसरा पॉइंट है, जो मकान मिट्टी, लकड़ियों, छप्पर के बनाए जाते हैं, गाँव की बात करें अपन, तो वहाँ पर क्या होता है कि उन्हें भारी वर्षा जब बाढ़ होती है बहुत नुकसान होता है। कच्चे मकान होते हैं, उनकी बार बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है, तेज़ बारिश हो जाएगी तो अंदर पानी आ जाता है, वो सट गल के टूट जाती है, फिर नई बनानी पड़ती है। द हाउसेज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड टच रिमेन सस्टेबल ऑफ डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, तेज़ बारिश और उस बाढ़ के आने की वजह से, एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर, हर साल उनको रिपेयरिंग करनी पड़ती है, उनको उचित रखरखाव हर साल उनको करना पड़ता है, जो भी काफ़ी खर्चीला होता है उनको बेचारों, उनको किसानों की या फिर गाँव के लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। फिर कच्ची सड़कें हैं, मतलब अभी प्रॉपर सड़कें भी नहीं है, कहीं पर वो गड्ढे पड़े हैं, कहीं कच्ची मिट्टी पड़ी है, तो कच्ची सड़कें हैं, या फिर कहीं वो कहते हैं ना कंकरी बिछा रखी है, तो वैसे प्रॉपर डामरीकरण नहीं हो रखा है, तो कच्ची सड़क है, और एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वहाँ पर ना तो इंटरनेट इतनी फैसिलिटी मिल पा रही है, आधुनिक सुविधाएं और भी बहुत सारी है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, स्कूल कॉलेज सब बहुत कम है। तो अनमेल्टेड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स एंड यूनिक प्रॉब्लम्स वहाँ की है। जब बारिश की ऋतु होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि कच्ची रोडें हैं, पानी भर जाता है, कहीं जगह जगह पर आना जाना ही बंद हो जाता है लोगों का, बड़ा मुश्किल होता है, और लाइटें और कट जाती है, तो मतलब रूरल सेटलमेंट बहुत हालत ख़राब है। तो वर्षा ऋतु में क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिससे जो आपातकालीन सेवाएं होती है, इमरजेंसी, वो सब उनमें गंभीर कठिनाइयाँ हो जाती है, क्योंकि सड़कें भी प्रॉपर नहीं, आना जाना कैंसिल हो जाता है। तो ड्यूरिंग एनी सीजन द सेटलमेंट्स रिमेन कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टीज इन प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सर्विस, ठीक है। एमरजेंसी सर्विस का मतलब है हॉस्पिटल लाइक जो सुविधाएं होती है वो सब बंद हो जाती है। और जो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, विशाल है, बड़ी है, तो विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि गाँव में पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, और अगर पॉपुलेशन वहाँ की और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये स्वास्थ्य और शिक्षा यानी हेल्थ एंड एजुकेशन जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अकॉर्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लार्ज रूरल पॉपुलेशन। वहाँ पर भी समस्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 5 लिखी है, 5 ही आपको याद करनी है जो रूरल सेटलमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, काफ़ी ईजी भी है। फिर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की कि नगरीय बस्तियाँ अगर अपन बात करें अर्बन सेटलमेंट्स की, तो नगरीय बस्ती सबसे पहले लंदन शहर की जनसंख्या, ध्यान रखना लंदन शहर जो ब्रिटेन की कैपिटल है, यानी कि ब्रिटेन बोल दो चाहे इंग्लैंड बोल दो, उसकी राजधानी है, उसकी जनसंख्या लगभग 1880 तक 10 लाख हो गई थी। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहला शहर या पहली नगर बस्ती जो है वो लंदन शहर को माना जाता है, और 1810 के अंदर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो गई थी लंदन की। यानी कि द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन मतलब 10 लाख वॉज टू सिटी ऑफ लंदन बाय अराउंड। ठीक है, हालांकि कुछ फैक्ट तो मैंने लिख दिए हैं, वो भी आप नोट कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि है नहीं। 1800 के अंदर 3% है, ये सब परसेंट में है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, विश्व जनसंख्या का परसेंट है ये, यानी कि 1800 के अंदर 3% पॉपुलेशन का जो है वो नगरीय बस्तियों का था। नगरीय जो पूरी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है उनका 3% ऐसा मान लीजिए वो अर्बन सेटलमेंट के अंदर आती थी, वो नगरीय बस्तियों के अंदर आती थी। वैसे ही 1850 के अंदर 6% हो गया, 1900 के अंदर 14% हो गया, 1950 में 30% हो गया, और 1982 में 37% हो गया, 2001 में 48% हो गया, और 2017 में 54% हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यू बुक, उसके अकॉर्डिंग अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं, क्योंकि बुक की बात तो नहीं पढ़ना, बाकी फैक्ट तो अपन को कंपटीशन पढ़े जाते हैं, आपको इतना ही पढ़ना है। कुछ याद कर लेना, कोई ताज़ा लास्ट वाला ज़रूर याद कर लेना, और एक पहला वाला ज़रूर याद करना, छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में, फैक्ट था अपन ने ले लिया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अर्बन सेटलमेंट का ही है, और अर्बन सेटलमेंट का अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस किन बेस पे इनको बांटा गया है। पहला जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज, पहला ये है। तो देखो, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकांश देशों ने इसी को अप्लाई किया है कि जहाँ पर जितनी जनसंख्या है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या, इसका मतलब नगर हो गया। मोस्टली देशों ने ये काम किया है, पॉपुलेशन साइज को माना है, मापदंड माना है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, क्या माना है, क्राइटेरिया माना है, किसमें, नगरीय बस्तियों का क्राइटेरिया। कहते हैं ना कि आपको अगर मेरिट में, हालांकि मेरिट अब है नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, अपना नाम टॉप 10 में लाना है, तो आपको 95+ लाना पड़ेगा। तो मतलब एक क्राइटेरिया क्या हो गया, 95%+। वैसे ही इनका एक क्राइटेरिया कर दिया कि अगर आपको नगरीय बस्तियाँ किसी को कहनी है तो जनसंख्या का आकार चेक करो, ठीक है, जनसंख्या के साइज चेक करो। मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन, इसको हर कोई कंट्री विश्व में और भी ज़्यादा जो देश हैं वो सब इसी को अपनाते हैं, ठीक है। परंतु नगर का न्यूनतम जनसंख्या का आकार है वो सब जगह डिफरेंट है, ठीक है। आकार यह है नहीं आएगा, आकार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे अपन ने कह दिया साहब कि 5 लाख, ठीक है, 5 इंडिया के अंदर 5000 है, कि 5000 जहाँ की पॉपुलेशन वो एक नगर है, ठीक है, वो एक अर्बन सेटलमेंट के अंदर आता है। लेकिन हर कंट्री में अलग अलग हैं, हालांकि हर कोई मानते तो इसी को ही है कि ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर हो जाएगा 5000 10,000, लेकिन वो है डिफरेंट अलग अलग कंट्री का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो जरूर ध्यान रखना है। बट द साइज ऑफ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज ऑफ सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेट अंडर 1500 इन कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर कह दिया कि अगर आपको 1500 लोग भी हैं तो मतलब वो अर्बन सेटलमेंट के अंदर आता है। कोलंबिया में कह दी कि पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ तो कोई कमी है नहीं, सब गबरू लोग हैं, और गबरू इसलिए कमी नहीं है, इसलिए 5000 हमने रख दिया कि 5000 इंडिया के अंदर है, और जापान वाले भी तो है ही, वो तो तरक्कीबाज है, तो 30,000 जापान के अंदर है। ये हमने कह दिया कि जहाँ पर पॉपुलेशन 5000 हैं तो हमने क्या कह दिया कि वो इस जनसंख्या मतलब कि वो आपके नगरीय बस्ती के अंदर आएगा। हमारा इंडिया क्राइटेरिया है, जापान का 30,000 है, कोलंबिया का 1500 लोग है, सॉरी, ठीक है, 1500 कोलंबिया का, ये न्यूनतम सीमा है, इसके ऊपर तो कितनी भी हो सकती है। 1500 लोग अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो वो एक नगर हैं, समझ गए। भारत में 5000 है और जापान में 30,000 है, ठीक है, लिख लेना का इफेक्ट काम आएगा। सेकंड है, देखो पहले अपन ने पढ़ लिया जनसंख्या का आकार,
सेकंड है व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में 75% है, ध्यान रखना, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का इतना लोग जो भी हैं वो कुछ ना कुछ काम एक्टिविटी में होने चाहिए, ठीक है। यानी भारत में जनसंख्या आकार के अलावा आर्थिक क्रियाकलापों को भी नगरीय बस्ती निर्धारित करने के लिए एक मापदंड माना जाता है। इंडिया अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन साइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अर्बन सेटलमेंट, और इंडिया हैज़ सेट द क्राइटेरिया एट 75%, यानी कि 75% हमने भारत में मापदंड रखा है आर्थिक व्यावसायिक संरचना का। हालांकि इटली के अंदर तो उसी को नगर कह देते हैं, यानी इटली में तो यहाँ तक इंडिया हो गया, अब इटली की बात करें, इटली में उसी बस्ती को नगरी कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादन जनसंख्या 50% हो और कृषि कार्यों में संलग्न हो, 50% पॉपुलेशन कुछ ना कुछ काम कर रही हो और साथ में एग्रीकल्चर में भी हो। इटली में उनको क्या कह देते हैं, वो है कि नगरीय बस्ती है, लेकिन भारत में वहीं पर 75% है, याद रखना, ठीक है। 50% रख दिया अपन ने इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। गैर कृषि, सॉरी कृषि नहीं, गैर कृषि, कृषि में नहीं करने चाहिए। कृषि के अलावा ध्यान रखना, अपन ने तो 75% टोटल है, अपना कोई ऐसी फील्ड पे फिक्स कुछ नहीं है कि कृषि में भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए, अपना एग्रीकल्चर नहीं है, हमने तो कह दिया 75% होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे, ठीक है। लेकिन इटली वालों ने कह दिया कि 50% होना चाहिए, लेकिन बिना कृषि के, कृषि में करा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर के अलावा 50, बस ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है कि भारत में 5000 से कम जनसंख्या रखने वाली उस बस्ती को भी नगर कहा जा सकता है अगर, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, हमने इंडिया को कह दिया कि 5000 जहाँ पर लोग रहते हैं वो नगर हैं, लेकिन अगर इससे कम भी लोग हैं, 5000 से कम भी हैं, तो उनको भी नगर कह सकते हैं। शर्त ये है कि उस जगह नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड हो या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो, कार्यरत हो, तो हम अगर 4000 पॉपुलेशन है और उनमें ये सब हैं तो हम कह देंगे वो भी हमारा नगर है। ये इंडिया की बात है, यानी कि इंडिया सेटलमेंट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5000 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सिटी, लेकिन वेयर ध्यान रखना, वेयर इट हैज़ ए म्यूनिसिपलिटी यानी कि नगर पालिका, कंटेम्पटेंट बोर्ड या फिर एरिया काउंसिल अगर हैं तो हम ये कह देंगे कि ये भी एक नगर है, भले 5000 से पॉपुलेशन कम ही क्यों ना हो, ये भी एक जरिया है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश में ब्राज़ील और बोलिविया में जनसंख्या आकार को आधार मानकर किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगर माना जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, तो यहाँ तक तो अपने इंडिया के बारे में बता दिया, अब ये बुक पूरी वर्ल्ड के साथ में लेके चल रही है, तो विश्व में कुछ एग्जाम्पल ले लेना। लैटिन अमेरिका के देश है ब्राज़ील और बोलिविया, उनको भी हमने जनसंख्या आकार का आधार माना न मानकर किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगर मानने के लिए उन्होंने भी इसी का सहारा लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लिया। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 थे, मतलब नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जो है वो तो जनसंख्या के आकार पर कर सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरा अपन व्यावसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस पर कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी अपन कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन है, तो कि प्राचीन जो नगरीय बस्तियां होती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, उन स्थिति वो किन पर निर्भर करती थी, ऑन वॉट फैक्टर कंडीशन ऑफ एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट डिपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो आंसर ये होगा कि प्राचीन नगरीय बस्तियां की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। द कंडीशन ऑफ एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंडेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड, जमीन उपजाऊ है या नहीं, इन 3-4 पर डिपेंड करती थी। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अपन बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपन नगरीय क्षेत्रों के कार्य, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ है उन पर बेसिकली क्या क्या काम होते हैं वो अपन देखते हैं। पहले क्या होते थे और आजकल कुछ चेंजेस हुआ है क्या, वो देखते हैं। तो देखो, प्राचीन नगरों के प्रमुख कार्य हुआ करते थे, प्राचीन मतलब पहले एंशिएंट टाइम में जो सिटीज़ होती थी, अर्लीस्ट टाउन्स, उनमें काम होते थे प्रशासन, व्यापार और उद्योग सुरक्षा एवं धार्मिक हुआ करते थे, ठीक है। यानी जो पहले के काम होते थे वो ये थे कि एक तो जैसे कि बड़े कोई भी सरकारी ऑफिस वगैरह हो, मतलब प्रशासन रिलेटेड जो भी काम होते थे, कोई बिजनेस करना हो या फिर उद्योग की सुरक्षा, कोई बिजनेस वो हो, उद्योग कोमा सुरक्षा, या फिर कोई धार्मिक कोई
जैसे मंदिर हो गए बड़े बड़े, ये सब होते थे नगरों में, ठीक है। यानी कि द अर्ली टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इनकी वजह से वो महत्वपूर्ण होते थे पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का जो विभेदीकरण है उसका थोड़ा महत्व कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिटी में सुरक्षा मिल रही है, वो तो गांव में मिलती है सुरक्षा, तो आजकल सब जगह मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पर थोड़ा सा, और जो धर्म का मामला है वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि धर्म के मंदिर वगैरह आजकल तो गाँव में भी सब जगह मिल जाते हैं, तो ये तो थोड़ा सा महत्व उनका कम हुआ है, ठीक है। वर्तमान की बात करें, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन ऑफ डिफ्रेंशिएशन फंक्शन हैज़ डिक्लाइन इन जनरल, अभी एट प्रेजेंट की बात अपन करें तो। लेकिन कुछ मामले और जुड़ गए, जैसे कि नए कार्य सूची में जुड़ गए हैं, जैसे मनोरंजन और रंजनात्मक, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जैसे कि चाहे आप सिनेमा हॉल ले लीजिए, थिएटर, चाहे आप पिकनिक घूमने के लिए आ सकते हैं, या फिर आप सिटीज़ के अंदर बहुत जगह आप बहुत बड़े बड़े पार्क देख सकते हैं, पार्क होते हैं, मतलब ये सब जगह यहाँ पर, या फिर आपको यातायात यानी कि आपको घूमना है यहाँ पर और कोई यात्रा करनी है, या खनन है, निर्माण, आवास, ये सब भी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब भी नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादातर होने लग गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह लग गई हैं आसपास में, ये सब भी यहाँ पर कुछ जोड़ दी गई है, सच एज रिक्रिएशनल, रेजिडेंटल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पर आपको मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, पहले कुछ और था, उनमें से कुछ एक दो मामला धर्म का हो चाहे सुरक्षा का हो थोड़ा कम हुआ, लेकिन कुछ नए मामले भी जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाले मामले। अगर अपन वर्ल्ड की बात करें, कुछ संसार में ऐसे नगर भी हैं जो सेपरेट अपने नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि शेफील्ड, तो शेफील्ड है वो औद्योगिक नगर है, यानी कि शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी। लंदन को पतन नगर बोला जाता है, लंदन एज पोर्ट सिटी, यानी कि वहाँ पर शिप जहाज़ें ज़्यादा जाती है, वहाँ का जहाज़ ठहरने की जगह ज़्यादा है, बंदरगाह। चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर के रूप में जाना जाता है जी। ये बात कर दी अपने संसार के दो सिटी की, ये हमारे भारत में चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की कैपिटल, हरियाणा पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी मानी जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो इसका आंसर आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, वह नगरों व शहरों का वर्गीकरण, नगर बोल दो चाहे शहर बोल दो, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। देखो यहाँ जो अपने वर्गीकरण किया था वो था सिर्फ और सिर्फ नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, कि नगरीय बस्तियाँ किन किन आधारों पर विभेद किया जाता है, उनका किन किन आधारों पर उसका डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ बस बोल रहे हैं नगर कितने प्रकार के होते हैं, नगर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी जो टाउन्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, पहला नगर होता है वो होता है प्रशासनिक नगर, एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स, जिसमें आप समझ गए होंगे, जिसमें कुछ ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो राष्ट्र की जो राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, यानी कि जैसे हमारे भारत के अंदर बात करें नई दिल्ली के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट सब बैठते हैं, जहां पर केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस होता है, ऐसा मान लीजिए नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी सरकार, इसका मतलब हमारे केंद्र में जो सरकार किसकी है, बीजेपी की, तो वहाँ पर कौन बैठे हैं, वो बैठे हैं प्रशासनिक नगर कहलाता है वो, ठीक है, जहाँ पर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं। नेशनल कैपिटल्स होती है वो, मतलब पूरे देश की राजधानी होती है। ऐसे तो हर राज्य की, हर स्टेट की राजधानी भी होती है, लेकिन अपन बात करें पूरे पहले देश की, फिर आएंगे स्टेट्स पर। नेशनल कैपिटल बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय राजधानियाँ, विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली, हमारी दिल्ली की, लाइक नई दिल्ली, बीजिंग चाइना की कैपिटल है, लंदन ब्रिटेन इंग्लैंड की है, एक्सेट्रा प्रशासनिक नगर उनको बोला जाता है, ठीक है। लंदन एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर नीचे पैराग्राफ्स लिखना आप, कि राज्यों की अपन अगर बात करें, ये तो बात कर दी पूरे देश की, संसार में जितने भी देश हैं उन सब की अपनी अपनी राजधानियाँ होती है, सबकी अपनी अपनी कैपिटल होती है, उन सबको प्रशासनिक नगर कहते हैं। लेकिन उन देश के अंदर राज्य भी तो होते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर स्टेट्स भी होते हैं, उन राज्यों के भी जो राजधानियाँ होती है, लाइक राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, ऐसे ही बिहार की राजधानी पटना है। तो मतलब सबकी उनकी जो कैपिटल राजधानियाँ हैं वहाँ पर भी राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया जो हैं, वहाँ की जो कैपिटल है वहाँ पर प्रशासनिक काम होते हैं। चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, 2 लिखें, आप और भी लिख सकते हो मन से, ठीक है। तो ये हो गया
प्रोविंशियल यानी सब नेशनल टाउन्स कैन बी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया, या फिर चेन्नई तमिलनाडु जो उसकी कैपिटल है। ये सब बहुत इजी सी बातें होगी। तो पहला नगर कौन सा हो गया? प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। दूसरा व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन्स, ठीक है। उसमें अपन बात करें तो इसमें हो जाए कृषि बाजार कस्बे, जहाँ पर जैसे कि कहते हैं ना किसान जो फसल पैदा करते हैं, अनाज पक जाता है, फिर अनाज को बोरियों में भर के कट्टों में भर के बेचने के लिए किसान आते हैं, तो वहाँ पर जो मंडियाँ होती है, ठीक है, वो कृषि बाजार कस्बे कहलाते हैं। जैसे कि अपन पूरे क्योंकि ये जो चैप्टर पूरे वर्ल्ड के बेस को ध्यान रखते हुए, तो संसार के अंदर विनिपेग एवं कंसास नगर, ये तो है कृषि बाजार सबसे टॉप लेवल। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत के एग्जाम्पल लेंगे, अपन पूरे संसार में जितने भी कहाँ पर भी उनका सबके एग्जाम्पल लेंगे इस चैप्टर में। एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स सच एज विनिपेग एंड कंसास सिटी। फिर बात करते हैं हमारे बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जैसे कि फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम, ठीक है, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स वो हैं फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम, ठीक है, ये हो गया। फिर विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे कि मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस, ठीक है। फिर बात करेंगे परिवहन की, परिवहन केंद्र जैसे कि लाहौर, बगदाद, हमारा आगरा, जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये सब व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। 3 बातें करी अपन ने, बाजार, कृषि बाजार, एग्रीकल्चर मार्केट, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल एंड ये फाइनेंशियल एंड फ्रैंकफर्ट सेंटर की बात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर की बात करी, नंबर 2। तीसरा अपने विशाल अंतर्देशीय यानी कि ये रहा लाइक ये हो गया, हाँ, लार्ज इनलैंड सेंटर्स, ठीक है, जो अपने 2 एग्जाम्पल ले लिए मैनचेस्टर वाला। फिर अपने ट्रांसपोर्ट परिवहन की बात की है, तो उनमें अपन लाहौर का कर दिया, ठीक है। तो 4 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है जो अपने व्यापारिक या व्यवसायिक केंद्र माने जाते हैं। ये हो गया 2 नंबर नगर। तीसरा है कल्चरल टाउन्स, यानी कि सांस्कृतिक नगर हैं कुछ, लाइक जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी और बनारस। कुछ अपने इंडिया के ले लिए, कुछ वर्ल्ड के ले लिए। ये तीर्थ स्थान है जो किसी धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, किसी संस्कृति से रिलेटेड है, सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो यानी कि जेरूसलम, मक्का, ये सब सेम वही है, आर पिलग्रिम एंड कंसिडर्ड कल्चर टाउन, दीज अर्बन सेंटर्स ऑफ ए ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, उनके लिए काम आते हैं। और नंबर 4 है अन्य नगर, कुछ अदर टाउन्स भी हैं। इन एडिशन हेल्थ एंड रिक्रिएशन, यानी कि इसमें कहते हैं कि मियामी एंड ये रहा अपना जो मतलब ये रहा, इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य मनोरंजन नगर यानी मियामी एंड पणजी, हमारे भारत में पणजी है, गोवा पणजी कैपिटल, ठीक है। तो मियामी एंड पणजी। और इंडस्ट्रियल की अपन बात करें तो वो हो जाएगा पिट्सबर्ग एंड जमशेदपुर, ठीक है, यानी कि पिट्सबर्ग और जमशेदपुर। और माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात करें तो ब्रोकन हिल एंड धनबाद, ठीक है, यानी कि ब्रोकन हिल और धनबाद, ये हो गया। एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर एंड मुगलसराय, सिंगापुर एंड मुगलसराय आदि रूप में वर्गीकरण किया जाता है। तो बहुत इजी है। 3 मेन नगर हो गए, 3 मेन टाउन हो गए, प्रशासनिक नगर एडमिनिस्ट्रेशन टाउन, व्यापारिक एवं व्यवसायिक यानी कि ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, तीसरा कल्चरल टाउन्स सांस्कृतिक नगर, और चौथा अदर यानी जिसमें सब कुछ है, सबके नाम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, इसलिए फैक्ट है, इन फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अपन बात करते हैं आकृति के आधार पर। अभी अपन ने क्या किया, ये तो अपन ने पढ़ा है नगरों को शहरों का सिंपल वर्गीकरण, लेकिन अब आकृति स्ट्रक्चर कैसी बनावट है उनकी, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, तो एक नगरीय बस्ती कैसी हो सकती है, वो रेखीय हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, तारेनुमा हो सकती है। ये रिपीट है जो अपने उस वाली बुक में, जो अपनी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है, उसका चैप्टर 4 पढ़ा था ना, वो का वही चीज़ है ये, तो यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है तो लिख लेना, ये वही है, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट बाय मे बी लीनियर स्क्वायर स्टार, ये सब अपने वहाँ पर आराम से डायग्राम के साथ में पढ़ लिया था, बस वही है। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकता है, चंडीगढ़ और कैनबरा इनको नियोजित नगर माना जाता है, मतलब सही तरीके से बस है, बिल्कुल तरीके से। तो चंडीगढ़ एंड कैनबरा आर प्लान सिटीज़। देखो प्लान सिटीज़ का मतलब ये होता है जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, जो जिनके लोगों को ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहीं पर 10 मंजिल का मकान है, कहीं 1 मंजिल का मकान है, कहीं कच्ची बस्ती है, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से प्लान है चंडीगढ़। तभी कहा जाता है चंडीगढ़ बहुत ही प्यारी सिटी है,
अगर सबसे ज़्यादा अगर लोग जहाँ रहना चाहते हो चंडीगढ़ सबसे नंबर 1 पे आता है। उसके बाद में फिर कुछ सिटीज़ का नंबर आता है जिसमें जयपुर भी शामिल है, लेकिन चंडीगढ़ सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये हमारे इंडिया में, तो ये भी चीज़ ईजी है, तो 1 मार्क्स में लिख लेना इसको भी। फिर बात आती है एक अदिस अबाबा, ठीक है। अदिस अबाबा की अपन डायग्राम भी देखेंगे, अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है अदिस अबाबा क्या है। अदिस अबाबा देखते हैं अपन। तो अदिस अबाबा एक नगर है, एक नया नगर है जिसकी स्थापना ज़्यादा पुरानी नहीं है और मात्र 1878 में अभी हुई थी, बिल्कुल न्यू सिटी है ये, ठीक है। यानी अदिस अबाबा इज़ न्यू सिटी विच वॉज स्टेब्लिश इन 1878। 100% मोस्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे अंदर से आ सकते हैं। अदिश का अर्थ क्या होता है? नया। अदिश का अर्थ क्या होता है? नया, न्यू। अदिश मीन्स फ्लावर, नया, जैसे फ्लावर फूल नया, सॉरी वो अदिश मीन्स न्यू, ठीक है। और अबाबा का मतलब होता है फ्लावर, यानी कि पुष्प। इसका मतलब है नया पुष्प। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो इसका मीनिंग आपसे पूछे तो इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो गया, अर्थ हो गया नया पुष्प, यानी कि न्यू फ्लावर, ठीक है। न्यू फ्लावर इसका मीनिंग हो गया अदिस अबाबा का, ठीक। फिर कब स्थापना हुई थी, इसकी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1878 को, 1878 को, ठीक है, ओके। ये है नगर, कहाँ है, किसकी राजधानी है? तो ये है इथोपिया की कैपिटल है, इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। दिस सिटी इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। कितने क्वेश्चन बन गए? अदिश का क्या मीनिंग है? नया। अबाबा का क्या मीनिंग है? पुष्प, यानी कि फ्लावर, फूल। पूरा अदिश अबाबा पूछे तो नया पुष्प, न्यू फ्लावर। अदिश अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया देश की कैपिटल राजधानी है। फिर आपसे पूछा जा सकता है स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1878 को हुआ था, 1878 को, है ना। इजी, ध्यान रखना। 3-4 क्वेश्चन बन गए। फिर अदिश अबाबा पूरा नगर जो है ना वो पूरा पर्वतीय घाटी है, पर्वतीय घाटी और स्थलाकृति पर स्थित है। पर्वतीय घाटी ऐसा ऊंचा और फिर वहाँ पर स्थलाकृति, ऐसा ये वहाँ पर एस्टेब्लिश है। यानी कि द होल सिटी ऑफ अदिश अबाबा इज लोकेटेड ऑन हिल वैली, ठीक है। टोपोग्राफी बीच में कॉमा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, हिल वैली एंड टोपोग्राफी। यहाँ की जो सड़कें हैं उनका प्रारूप स्थानीय धरातल से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका कैसा होता है तो थोड़ी सी वहाँ पर थोड़ी वो डिस्टर्ब रहती है, प्रभावित रहती है। क्योंकि आपको पता है एक तो सपाट ज़मीन हो तो वहाँ पर सड़क बनाना बहुत ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो रोड पैटर्न भी रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। और राजकीय मुख्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय मुख्यालय प्याजा। अच्छा, मैं एक मिनट आपको डायग्राम दिखा दूँ, उसको आपको डायग्राम में इसको दिखाना चाहूँगा मैं एक बार। जैसे ये देखो, है ना, 1 मिनट लिखा हुआ डिलीट कर देते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये हैं ये अपना मोरपोलोजी अदिस अबाबा। ये अदिस अबाबा आप देखेंगे तो यहाँ देखो कैसे सड़कें इसकी चल रही है, ठीक है, और कैसी एक बसी हुई एक ये पूरा अदिस अबाबा न्यू शहर है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। और इसके अलावा अपन एक और है इसकी, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये, ठीक है, ये अदिस अबाबा भी है, ऐसी सिटी है बिल्कुल। ये इसके मकान जैसे आपको दिख रहे होंगे, बिल्डिंग्स है, ये कुछ ऐसे मकान है और ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अदिस अबाबा की, वैसे आपके पास बुक में ये सब है तो आप इजीली इनको देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, वो हैं कि थोड़े से नीचे कर ले, हाँ, राजकीय मुख्यालय जो अपन बात करें तो प्याजा, अराद एवं अमिस्ट किलों के चारों ओर सड़कें जाती है, ठीक है। सड़कें कहाँ कहाँ जाती है? किलों, यानी कि द रोड्स रेजिस्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स पियाजा, अराद एंड अमिस्ट किलो राउंड बोर्ड्स, यानी कि इनके चारों ओर, ये 3-4 शहर जरूर याद रख लेना जो वहाँ के राजकीय मुख्यालय हैं, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर है प्याजा, अराद और आमिस्ट, ठीक है, ओके। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। मरकाटो, इसमें एक बहुत विकसित बाजार है, ठीक है, डेवलप्ड मार्केट है जिसका नाम है मरकाटो। यानी मरकाटो हैज़ मार्केट विच ग्रो विथ टाइम एंड सपोज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन कैरियो एंड जमशेदपुर, सॉरी जोहान्सबर्ग। यानी कि इसके विषय में ये मान्यता है, इस मार्केट के बारे में ये ऐसी बातें चलती है वहाँ कि ये उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा बाजार है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आज की क्लास से आएंगे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएंगे, यहाँ से बहुत पूछे जाएंगे, तो ये ज़रूर इसको पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदिस अबाबा, अदिस अबाबा शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। अदिस अबाबा इज एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर। यहाँ एक बहुसंकाय, बहुसंकाय का मतलब हर जिसमें आर्ट्स भी हो, कॉमर्स भी हो, साइंस भी हो, सब पूरी संकाय, सभी
स्ट्रीम विश्वविद्यालय है, वहाँ का कॉलेज है, बड़ा यूनिवर्सिटी है, और चिकित्सा महाविद्यालय और कई अच्छे स्कूल भी यहाँ पर है। यानी कि देबाव इज इम्पोर्टेंट हो गया, मल्टी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी, ए मेडिकल कॉलेज और ए नंबर ऑफ गुड स्कूल आर हियर। यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये था अदिस अबाबा। आई थिंक आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। 2-3 पॉइंट अपन और लिखेंगे अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा में जिबूती और अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। इसका लास्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है जिबूती और अदिस अबाबा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द, कभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा इसका डायग्राम, जो अपना मैप की जब वीडियोस क्लास आपकी होगी तब ये आपको और मैं समझा दूँगा। इट इज़ ऑल्सो टर्मिनल स्टेशन फॉर द जिबूती अदिस अबाबा। इसमें डी साइलेंट रहता है रेल रूट। ठीक है, फिर बोले, ये बोले हवाई अड्डा है इनका। बोले हवाई अड्डा सापेक्ष एक नया हवाई अड्डा, इनका जो वो जो हवाई अड्डा है यानी जो एयरपोर्ट है वो है बोले। ठीक है, बोले एयरपोर्ट इनका, जैसे अपना हर एक शहर में एयरपोर्ट होता है वैसे इनके एयरपोर्ट का नाम है बोले। और इस नगर का तेज़ी से विकास हुआ है क्योंकि इथोपिया के मध्य में स्थित है और यहाँ कई प्रकार के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। ये हालांकि आप ना भी लिखो तो चल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर तक लिखना, इतना ही लिखना है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, 2 और 2 ये 4 और 2 6 पॉइंट आपको अदिस अबाबा के अंदर पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक है कैनबेरा क्या है कि अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए एक उद्यान नगर की योजना बनाई थी, वो है कैनबेरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इजी है। कैनबेरा इन गार्डन सिटी, कैनबेरा को गार्डन सिटी बोला जाता है, वॉज प्लान्ड एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912 बाय अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। क्वेश्चन बनाएंगे, कैनबेरा एक उद्यान नगर है, कब? 1912 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। किसने? अमेरिका के वास्तुविद थे वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। ठीक है, उसने ये बनाया। 3 क्वेश्चन बन गए। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और वैसे वास्तविक थे वो अमेरिका के थे, अमेरिकन थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देयर वर टू बी 5 मेन सेंटर ईच विथ सेपरेट सिटी फंक्शंस। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे और प्रत्येक अलग अलग काम के, अलग डिफरेंट सेंटर इसके थे, वो हैं। इस नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं और कई उद्यान तथा पार्क भी हैं। द सिटी वॉज वाइड ओपन स्पेस एंड मैनी पार्क्स एंड गार्डन। हालांकि इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है, यही। आप चाहो तो इनको भले ना भी याद करो तो चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर याद कर लेना कि कैनबेरा क्या है, गार्डन सिटी है, एक उद्यान नगर है। अमेरिकन वास्तुविद ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1912 के अंदर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के पास में ही है, इस नगर में ऑस्ट्रेलिया राजधानी के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि जैसा कैपिटल होता है उसके पास में कुछ ऐसी सिटियाँ अगर हो तो थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए। ठीक है, और आप इसको देखना चाहेंगे तो हालांकि आपकी बुक में है ये, तो इसको आप ऐसा देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसको। ये है, इस तरह का ये दिखता है मॉर्फोलॉजी प्लांट सिटी कैनबेरा, इस तरीके से कैनबेरा को दिखाया गया है, पूरा स्टैब्लिश है। हालांकि ज़्यादा लोड नहीं लेना, लेकिन नॉर्मली अपन इसको देखते हैं अगर, तो ये इस तरीके से इसको, ये इसका नाम भी है लेक झील है, और बाहर लेक ग्रिफिन, इसकी झील भी बना, लेक भी बना रखी है उसने, और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आज जान ली अपन ने। तो इस तरीके से आज की क्लास इतनी, बहुत सारी बातें, बहुत नॉलेजेबल क्लास है, बहुत सारे फैक्ट भी है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एक क्लास और होगी इसकी, तब जाके चैप्टर फिनिश होगा। जानबूझ के मैंने इसको 2 पार्टीशन और बना लिए, कुल मिला के 3 क्लास के अंदर चैप्टर फिनिश होगा, और 2 क्लास में वो वाला चैप्टर फिनिश हुआ था। तो दोनों बुकों की, मानव भूगोल और जो हमारी दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी जो दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, दोनों बुक की जो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 10, वो बहुत ईजी थे। 5 क्लास इनकी हुई है, एक साथ इनका आपका टेस्ट होगा, इसलिए इसको मेरे साथ के साथ आपको पढ़ते रहना है, लेकिन एक क्लास इस चैप्टर की और होगी। ठीक है, ओके।